मेरा तबादला जैसलमेर हो गया था और वहां की फिजा में ऐसा धीरज, इतनी उदासी, ऐसा इत्मीनान, इस कदर अनमनापन, ऐसा नेचा है कि सोचा अजीब माहौल है यार। चलो ऐसा कुछ करें जैसा और जगह नहीं कर सकते। मसलन किसी दिन लुंगी पहनकर दफ्तर चले जाएं, या गले में ढेर सारी मालाएं पहन ले और लोगों के हाथ देखने लगे, या दिन दहाड़े छत पर खड़े होकर नंगे नहाए। एक अपेक्षाकृत बड़ी जगह से इस छोटी जगह आया था, इसलिए जरा ज्यादा ही मस्ती लग रही थी। और यह मस्ती वहां की हर चीज में थी। लोग आराम से उठते, चाय पीने से पहले आधा घंटा खाली बैठते, अखबार 2 घंटे में पढ़ते, दफ्तर के लिए तैयार होने में 1 घंटा लगाते। रास्ते में कोई मिल जाता तो हाथ मिलाने के 2-3 मिनट बाद बात शुरू करते। कहिए क्या हाल है, और आप पहले पूछ लें कि क्या हाल है, तो 1.5 मिनट रुककर जैसे काफी सोचकर जवाब देते कि बस ठीक ठाक है। किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। दिन था जो घटना विहीन सा था। रातें थी जिनमें कोई लंबे चौड़े सपने नहीं थे। रिश्तेदारियां थी जो बहुत सीमित थी। 65 की लड़ाई और फैमीन के किस्से थे जो बीसियों बार सुन सुनाए जा चुके थे। बच्चे थे जो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे, और एक सूनी सपाट निष्प्रयोजन अलस जिंदगी थी जो धीरे धीरे रेंग रही थी। मैं यह सर्वग्रासी शैथिल्य देखकर दंग रह गया। हे भगवान, मैंने सोचा, हिंदुस्तान कहाँ का कहाँ भाग रहा है। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि शहर में 2 साल बाद जाओ तो वह पहचान में नहीं आता। खुद अपने ही शहर में अपनी गली, अपना मकान ढूंढना पड़ता है। अपना बचपन किताबों में पढ़ी चीज सा लगता है। अपने लड़कपन की पवित्र गुदगुदी, मोहब्बत बचकाना और वाहियात लगती है। अपने छोटे भाई बॉस लगते हैं, और पिताजी के दोस्त पुरानी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के पात्र। अपने लिए जिन आदर्शों मूल्यों का वर्ण किया था, झूठे लगते हैं। जिन कविताओं को गा गा कर झूमते या रो पड़ते थे, हास्यास्पद लगती हैं। और यहाँ यहाँ तो लगता है 1857 का गदर पिछले ही साल हुआ था। जी में आया सदियों से सोई पड़ी इस शांत झील में बड़ा सा भाटा फेंक दूं, इस उबाऊ और एकरस जिंदगी को हब्बीड़ा मारकर हचमचा दूं, किसी ऊंची इमारत से नीचे कूद पड़ूं, कोई सनसनीखेज अफवाह फैला दूं, किसी शरीफजादी को लेकर भाग जाऊं, किसी भी तरह इस ऊँघते इत्मीनान को 2-4 तमाचे जड़ दूं और हंस पड़ूं। पर वहां के लोग पता नहीं किस सन संवत में जीते थे। वे लोग दिनकर की उर्वशी को एकदम नई कविता की किताब समझते थे। कोई हवाई जहाज आ जाता तो सब लोग अपने अपने काम छोड़कर आसमान की तरफ ताकने लगते थे। कहो कि राहुल सांकृत्यायन कब के मर गए तो विश्वास नहीं करते थे। राजनीति पर तो कभी बात करते तो इस तरह की, अच्छा बताइए, इंदिरा गांधी हिंदू है या मुसलमान। और सुबह आपका रुमाल खो जाए तो शाम को कम से कम 50 लोग पूछ लेते, सुना है आपका रुमाल खो गया, कैसे खोया, क्या बात हो गई थी। एक खबर बन जाती, सुना आपने, आज तो फला साहब का रुमाल खो गया। लेकिन इधर मैं जड़ता पर हावी होने की सोच ही रहा था कि जड़ता ने मुझे घेरना ढकना शुरू कर भी दिया। तालाब की जलकुंभी की तरह, झाड़ियों की अमरबेल की तरह, मैदान की गाजर घास की तरह, आसमान की टिड्डियों की तरह, या जांख की तरह वह मुझ पर छाने लगी। मैंने चुस्ती से खुद को नोचा, 10-5 दंड बैठकें लगाई, 15 मिनट कदमताल किया, और हुल्लड़ प्रेमी बंदे ढूंढने निकल पड़ा। दाढ़ी जरूर बढ़ जाने दी, मरहूम जड़ता की यादगार में। चढ़ती जवानी में मानव सभ्यता के डर से नहीं बढ़ाई थी, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, अब बढ़ा ली। यह छोटी सी बात हुई, यही लेकिन आगे महत्वपूर्ण बन गई। इसमें दिमाग को खूब नाश्ता दिया। फिलहाल यह कहानी मेरी, अब भूतपूर्व, उस दाढ़ी के बारे में है। अच्छी सुनहरी सुनहरी घनी दाढ़ी थी। कुछ तो नई जगह का अपरिचय, कुछ मेरा उर्दू लहजा, कुछ धर्म वर्म के प्रति अनास्था, और कुछ मेरा कमबख्त चेहरा जो अब मजे से दढ़िया गया था। नतीजा बड़ा मजेदार हुआ। लोग मुझे मुसलमान समझने लगे।
शुरू में तो मुझे पता ही नहीं चला, जब पता चला तो मजा आया। मैंने खंडन भी नहीं किया, क्यों करता, मुस्कुरा दिया। लोगों का शक पुख्ता हो गया। फिर कुछ कड़वे मीठे हादसे पेश आए। आपके पास वक्त हो तो अर्ज करूं? पहला हादसा पहला हादसा तो यह हुआ कि एक दिन एक प्याऊ पर पानी पीने गया, तो वहां पिलाने के लिए जो डोकरी बैठी हुई थी, उसने पूछा, थे कौन हो? मतलब, मैं कौन हूँ? बड़ा दार्शनिक प्रश्न था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। आदमी हूँ, यह तो इसे दिख ही रहा होगा। क्या यह बताना चाहिए कि व्यापार करता हूँ या नौकरी? लेकिन फिर यह पूछेगी कि किस विभाग में हो, किस पद पर हो, बेसिक पे, वगैरह वगैरह। नहीं, यह सब नहीं पूछेगी। मुझे पानी पिलाना है, मेरे साथ बेटी थोड़ी परनानी है। उसने झुंझुलाकर फिर पूछा, थे हो कौन? वह बाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर अपना आशय समझाते हुए बोली, हिंदू हो या मुसलमान? ओह, तो यह बात थी। मैंने झट से कहा, हिंदू हूँ, और अंजुरी मान दी। और हालांकि मैं हिंदू था जब पैदा हुआ, अब नहीं हूँ। पर वह मेरे उत्तर से संतुष्ट और आश्वस्त हो गई और मुझे पानी पिलाने लगी। अच्छा था, ठंडा और मीठा। भरपूर पानी पीकर मैंने मुस्कुराकर उसके झुर्रीदार चेहरे को देखा और उसकी मार की रेंज से बाहर होकर उसे दुआ दी। अल्लाह तेरा भला करे भई। वो भौचक भाव से बड़ी देर तक मुझे गालियां बकती रही और कोसती रही। वे बड़े दुर्लभ और संग्रहणीय कोसने थे, एकदम टेप करने लायक। ऐसे कोसने आजकल कहाँ सुनने को मिलते हैं। औरतें तो सब कुछ भूलती जा रही हैं। दूसरा हादसा घर पर हुआ। घर पर मैं लुंगी कुर्ता पहने बैठा था और गालिब भाई और मीर भाई की गजलें दहाड़ता रहता था। मेरा मकान सुनारों की गली में था। पीछे सिलावटों का मोहल्ला था। सिलावट यानी पत्थर का काम करने वाले मुसलमान मजदूर कारीगर। पड़ोस में एक नौजवान लेक्चरर रहते थे, जो मुझे बड़े मियाँ बरखुरदार वगैरह कहते रहते थे। बाद में हम साथ खाना बनाने लगे। पीछे सिलावटों के मोहल्ले की चक्की पर ही हमारा अनाज पीसता था। वहां एक मीट की दुकान भी थी, जहां से हम हर इतवार मीट लाकर पकाते थे। वहां खूब सारी जवान, गद्दर और गरीब लड़कियां थी, जो हमें आकर्षित करने के लिए क्या क्या जतन नहीं करती थी। खैर, एक दिन मैं बैठा था, एक साहब आए। रमजान मियाँ उनका नाम है, मकानों के ठेकेदार हैं। कहने लगे, शाम का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, कुछ नहीं। बोले, शाम को वाज है, चलना? मैंने कहा, चलो भाई, चले चलेंगे। ज्ञान की बातें भी सुन लेंगे और यह भी देख लेंगे कि यह वाज ससुरा होता कैसा है, जिसके शायरों ने इतनी बुराई की है। लेकिन शाम को वाज में पहुंचने से पहले ही रमजान मियाँ अपनी बेटी के बारे में मेरी राय और वालिद का नाम पता ठिकाना पूछने लगे। राय तो उनकी बेटी के बारे में मेरी खैर ठीक ही थी, पर वालिद साहब का नाम सुनकर उनके हाथों के तोते उड़ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पिताजी का नाम सुनकर कभी किसी को इतना सदमा पहुंचेगा। बाकी उनकी बेटी पर और दूसरों पर क्या गुजरी, पता नहीं। तीसरा हादसा बस के सफर में हुआ। मैं जालौर जा रहा था। बस खचाखच भरी हुई थी। एक जगह उतरा तो कोई और साहब मेरी जगह पधार गए, तो जरा तकरार हो गई। एक साहब बीच बचाव करते हुए बोले, यहाँ आ जाइए खान साहब, यहाँ बैठ जाइए। कोई बात नहीं, 2 घंटे की ही तो बात है। मुसाफिरी में तो यूं ही हाल है कहीं सा। मैं अपनी हक की सीट छोड़कर इस परदुख कातर के पास आ बैठा। अब जिसने मेरी सीट हड़पी थी वह गुर्रा रहा था, और इसने जिसने जगह दी थी वह पुचकार रहा था। हड़पू अब अपने पड़ोसियों को ज्ञान दे रहा था कि ये मियाँ तो साले गद्दार हैं, और इनमें से अधिकतर तो पाकिस्तान के जासूस होते हैं वगैरह। और हैरानी की बात यह थी कि उसके पास वाले उसकी बातों पर बड़े भक्ति भाव से मुंडी हिला रहे थे। इधर मेरे हमदर्द पड़ोसी ने उन चुपती बातों से मेरा ध्यान हटाने के लिए मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, जालौर। बोला, कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, जैसलमेर से। बोला, जालौर में तो आप लोगों के काफी घर हैं। मैंने कहा, हैं। हालांकि मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहली बार जालौर जा रहा था। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोला, बिजनेस है? मैंने कहा, हाँ। बोले, किस चीज का? मैंने कहा, चूड़ियों का। वह चुप हो गया।
उधर हड़पू अपने पड़ोसियों को जोधपुर के एक मियाँ का किस्सा सुना रहा था, जो 65 के वॉर में रात के अंधेरे में पाकिस्तानी हवाई जहाज को पहचान कर उसे टॉर्च दिखा रहा था और अपने घर बाल बच्चों पर बम डालने की दावत दे रहा था। इधर इस दयालु ने पान बाहर का डिब्बा निकालकर 2 चम्मच फंकी लगाई और डिब्बा रखते रखते फिर खोलकर मुझे पान बाहर पेश किया। 1 चम्मच मैंने भी गड़प लिया। मुझे खुशी हुई कि यह साला दयालु का बच्चा अब कुछ देर चुप रहेगा। उधर वह हड़पू अब जोश में आ गया था। दूसरे भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वह कह रहा था, अजी इन कटुओं ने तो देश का सत्यानाश कर दिया है। साले 4-4 शादियां करते हैं और 20-20 बच्चे पैदा करते हैं ताकि एक दिन हम हिंदू इनसे कम हो जाएं और ये हम पर शासन कर सके, और गवर्नमेंट भी इन्हें कुछ नहीं कहती। इन सालों को तो निकाल बाहर करना चाहिए। साले भिष्ट। जी में आया उठूं और तड़ से एक झापड़ जमा दूं, पर मुमकिन नहीं था। अब तक दसियों आदमी उसकी सहमति से लिसड़ चुके थे और उधर एक अजीब धार्मिक उन्माद उफन रहा था। कुछ तो फुदक रहे थे। मैं जानता था कि मैं अपनी इस कमबख्त दाढ़ी और लहजे के कारण मुसलमान सिद्ध हो चुका हूँ। चू चपड़ करूंगा तो सब मिलकर ठोक देंगे और कहूंगा कि हिंदू हूँ, पर कह सकूंगा और यही मेरा जमीर है। नहीं, मर जाऊंगा पर यह नहीं कहूंगा। पर मान लो कहूं कि हिंदू हूं तो पतलून खोल दूं तो भी कोई नहीं मानेगा। खामोशी से बैठा रहा और जहर के घूंट पीता रहा। सोचता रहा कि हे भगवान, इन गधों को कब सद्बुद्धि आएगी और उत्पीड़ितों में वह साहस कि इनका मुंह तोड़ जवाब दे सके सबके बीच। जोधपुर के मिनरवा होटल में चाय पीते हुए ये तीनों हादसे मैंने अपने दोस्तों को सुनाए। दाढ़ी मुंडाने के बाद नंदू, पारस, रामबख्श और हबीब चारों खूब हंसे। हंसते हंसते अचानक हबीब खामोश हो गया और सिगरेट जलाकर कुर्सी पर पसरकर धुएं के छल्ले छोड़ने लगा और होटल की छत को घूरने लगा। अपने बेहद पुरमजाक और हमेशा हंसने रहने वाले इस दोस्त की मुद्रा देखकर पारस ने पूछा, तुझे क्या हो गया बे? स्वयं प्रकाश उर रहमान। फिर सब हंस दिए। वह उठता हुआ बोला, बेटा नंदू, ऐलान कर दो कि हमें कुछ नहीं हुआ। ऐलान कर दो कि हम सिर्फ पिक्चर के बारे में सोच रहे थे। ऐलान कर दो कि हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं है, वह हमारे बाप का भी है। ध्वेंग, धमाधम धमाधम धमाधम। हबीब की इस नगाड़ेबाजी पर सब खूब हंसे, पर मैं सोचता हूँ वह सिर्फ मजाक नहीं कर रहा था। आपका क्या ख्याल है? कथाकार का वक्तव्य। अज्ञान की ट्रेजिक इंतहा। कहानी चौथा हादसा जो सवाल उठाती है, उनमें सबसे मजेदार सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज है जिसके आधार पर हम सही गलत, दोस्त दुश्मन, अपने पराये, अच्छे बुरे का निर्णय करते हैं। क्या सिर्फ एक्सपीरियंस, मात्र वह जो दूर से एक नजर में दिखाई दे रहा है? क्या सिर्फ सुनी सुनाई बातें कहानी कहती है? कहानी में नायक या वर्णनकर्ता को मात्र उसकी दाढ़ी के आधार पर मुसलमान मान लिया जाता है। कहानी के आरंभ में कुछ हल्के आधार हैं, मसलन नायक का उर्दू लहजा, उसका मीट खाना या गालिब मीर की गजलें गुनगुनाना। लेकिन शीघ्र ये आधार पीछे छूट जाते हैं और उसकी मुस्लिम पहचान का एकमात्र आधार उसकी दाढ़ी रह जाती है। क्या यह हास्यास्पद नहीं? क्या यह पूरी स्थिति हमारी सार्वजनिक सोच पर एक विकट व्यंग नहीं? यह कौन सिखाता है कि मुसलमान है तो दाढ़ी जरूर रखेगा, ईसाई है तो हैट पहनेगा और ब्राह्मण है तो त्रिपुंड लगाएगा? लेकिन इस कॉमेडी की ट्रेजेडी यह है कि हमारे समाज की वास्तविक स्थिति यही है। अधिकांश दंगे अफवाहों के आधार पर फूटते और फैलते हैं और हमारी जनता सर्वथा निष्प्रतिरोध, प्रश्नातीत भाव से तुरंत अफवाहों पर विश्वास कर लेती है। यह न सिर्फ हमारे सामाजिक जीवन की असुरक्षा अपितु एक कुशल कारागार और प्रभावी प्रशासन तंत्र की अनुपस्थिति की ओर भी संकेत करता है। कभी कभी लगता है अंग्रेजों से विरासत में मिला तंत्र अनुचित को होने से रोकने में अधिक रुचि नहीं रखता। उसकी दिलचस्पी अनुचित होने देने और बाद में दोषी को दंडित करने में अधिक रहती है।
कुल मिलाकर यह कहानी सांप्रदायिकता के एक ऐसे बीज को उजागर करती है जिसे आज तक किसी कहानी ने नहीं किया। परस्पर अज्ञान, नहीं जानने से किस तरह मनुष्य निहित स्वार्थी द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का शिकार बल्कि समर्थ और प्रचारक बन जाता है, यह समझने की बात है। पूरी कहानी हमारे हास्यास्पद अज्ञान की अविकल प्रदर्शनी है। शहर के लोग दिनकर की उर्वशी को नई कविता की किताब समझते हैं। कहो कि राहुल सांकृत्यायन की बहुत पहले मृत्यु हो गई तो विश्वास नहीं करते। पानी पिलाने वाली बुढ़िया नहीं जानती कि कोई मुसलमान खुद को हिंदू बताकर उसे धोखा भी दे सकता है। मोहल्ले की लड़कियां नहीं जानती कि नायक हिंदू है। नायक नहीं जानता कि वास कैसी होती है। रमजान मियाँ बगैर नायक के बारे में कुछ पता किए उससे अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाने चल पड़ते हैं। बस में एक आदमी बता रहा है कि सीमा पर मुसलमान क्या करते हैं। वह नहीं जानता कि नायक जैसलमेर से ही आ रहा है। नायक और उसका पड़ोसी जालौर और जालौर के मुसलमानों के बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि दोनों जालौर या जालौर के मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानते। नायक कहता है उसका चूड़ियों का बिजनेस है। पड़ोसी बगैर शंका संदेह के इसे मान लेता है। अज्ञान की हास्यास्पदता की ट्रेजिक इंतहा तब होती है जब नायक सोचता है कहूं कि हिंदू हूं तो पतलून खोल दूं तो भी कोई नहीं मानेगा। सचमुच जीवन में ऐसा ही होता है। झूठ सुनते सुनते हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वह हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि हम सच को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। सच को नए सिरे से स्वीकार करने के लिए थोड़ा बौद्धिक आलस्य त्यागना पड़ता है। और कमाल देखिए कि हमारे दौर के सबसे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक रचनाकार भी वास्तविकता को न केवल नहीं जानते बल्कि उसे हंसी मजाक की चीज समझ रहे हैं। बुद्धिजीवियों की गगन विहारिता का एक नमूना यह है कि वे न जात पात को मानते हैं न जानते हैं और उनकी नजर में मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हबीब को चाहे हबीब कहो चाहे स्वयं प्रकाशुर रहमान, लेकिन इसके पीछे छिपी कला डालने वाली हकीकत यह है कि मानवतावादी हबीब के एलिगेशन को नंदू और पारस कभी समझ ही नहीं सकते। हबीब और उसके नाते रिश्तेदारों को पार्टीशन की और पाकिस्तान न जाने की सजा लगातार मिल रही है। उनके बाकायदा अलग मोहल्ले अलग घेट्टो बन रहे हैं। वे जानते हैं वे इस देश को अपना या अपने बाप का कभी नहीं कह सकते। हबीब जानता है लाख होशियार सही उसका बच्चा नंदू और पारस के बच्चों से पीछे रह जाएगा। वह जानता है कि नंदू या पारस उसकी पीड़ा को कभी नहीं समझ पाएंगे, न राम बख्श। हाँ, स्वयं प्रकाश समझे तो शायद समझ जाए। लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं हमारे बाप का भी है। यह भी हबीब सिर्फ जोधपुर के मिनरवा होटल में दोस्तों के बीच कह सकता है, वह भी हंसी मजाक की नकाब में। वह या उसके महजब वाले यही बात सड़क पर या संसद में हरगिज नहीं कह सकते, नहीं कहते। यही है चौथा हादसा।